हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पे और मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल। हम कर रहे हैं क्लास 9 के 6th चैप्टर को यहाँ पे समझने की कोशिश। ये दोनों आपस में पैरेलल है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल बन जाएंगे, तो आपस में इक्वल हो जाएंगे। ऐसे ही एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है तो ये है एंगल 1 और इधर है एंगल 3, तो ये भी आपस में इक्वल है। तो ये तो 2 कितने हो गए, आपस में इक्वल हो जाएंगे, मतलब एंगल 2 और एंगल 3 आपस में बराबर हो जाने चाहिए। एंगल 2 एंगल 3 यहाँ पे है, ये दोनों आपस में तो यहाँ पे देखो दो तरीके हैं, या तो AB पैरेलल टू CD कर लो या फिर AB पैरेलल टू CD, CD पैरेलल टू EF, तो AB पैरेलल टू EF भी कर सकते हो, उससे भी आपका आंसर यहाँ पे निकल सकता है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पे, जहां आपको मिलता है टॉप क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम इंडिया वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स। और मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल। हम कर रहे हैं क्लास 9 के 6th चैप्टर को यहां पे समझने की कोशिश। अब मान लो कभी ऐसा हो जाए कि आपके गणित के टीचर बोलें कि देखो सिलेबस जाए भाड़ में, अपन चलते हैं ग्राउंड में और अपन बढ़िया वहाँ पे करेंगे खेल कूद, इंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे। तो आप क्या बोलोगे? है सर, ऐसा तो सिर्फ पैरेलल यूनिवर्स में ही हो सकता है, यहाँ तो नहीं हो सकता। तो ये जो वर्ड है जो हमने बोला पैरेलल यूनिवर्स, तो चलो छोड़ी दो, मेन जो अपना गणित का वर्ड यहाँ पे निकल के आ रहा है इस पूरे सेंटेंस में वो है पैरेलल, है कि नहीं? जो कि अपने आज के लेक्चर का मुख्य केंद्र है, जिसके अराउंड अपना पूरा लेक्चर आज का रिवॉल्व करेगा। चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स का ये जो टॉपिक है इसका नाम है लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन, ठीक है, जो कि हमारे लाइंस एंड एंगल्स के अंदर आता है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां पे हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे पूर्णतः पैरेलल चीजों के ऊपर और विशेषकर पैरेलल लाइंस के ऊपर। तो ये रहा हमारा पैरेलल और उसके आगे देखो लिखा है कौन है पैरेलल, तो लाइंस है पैरेलल, तो उन पे अपन आज विशेष चर्चा करेंगे। अब सर, हमने जीवन में बहुत बार पढ़ा है पैरेलल लाइंस के बारे में, तो एक बार फिर से क्यों पढ़ाया जा रहा है? तो यहां पे बात समझना, आपने इसके पहले जब पैरेलल लाइंस पढ़ी होंगी तो प्रोबेबली अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस पढ़ा होगा राइट? दो लाइंस जो कि एक दूसरे के पैरेलल हैं वो आपने पढ़ा होगा बिल्कुल, और उनके बीच में आपने एक ट्रांसवर्सल गुजार के काफी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व भी किया होगा, है ना? लेकिन यहां पे अगर आप टॉपिक को ध्यान से समझोगे, पढ़ोगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये क्लास 9th में क्यों है क्योंकि यहां पे लिखा है लाइंस, यहां पे देखो क्या लिखा है, यहां पे लिखा है लाइंस पैरेलल टू, लिखा है यहां पे देखो लाइंस पैरेलल टू whom, पैरेलल टू सेम लाइन। तो एक लाइन के पैरेलल कुछ लाइंस हैं। अब ये बात तो बहुत क्लियर सी हो जाती है, लाइंस लिखा है, एस लगा है, मतलब मोर देन वन है, मतलब बहुवचन है। तो कुल मिला के यहां जो हम आज प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो क्वेश्चंस अपन देखने वाले हैं, उसमें पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस नहीं होगा, बल्कि ऐसा होगा कि आपके पास दो से ज्यादा पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है? अब यहां पे अगर मैं अपने मैथ्स के हिसाब से देखूं तो यहां पे मैं क्या बोलूंगा कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो ये जो दो लाइंस है जिसको मैं यहां पे बोल दे रहा हूं L1 एंड L2, ये क्या हो गई? ये हो गई हमारी लाइंस, ठीक है? कौन सी लाइंस हो गई? ये हो गई L1 L2, ठीक है? ये क्या है? ये दोनों है पैरेलल, किसके? सेम लाइन के। कौन सी है वो सेम लाइन? बीच वाली, जिसको मैं L बोल रहा हूं सिर्फ। तो कुल मिला के आज का अपना जो लेक्चर है, अगर मैं आपको मोटा माटी बताऊं कि ईमानदारी से क्या होने वाला है, तो आज आप एक पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, अर्थात दो पैरेलल लाइंस के बियॉन्ड करेंगे काम। मतलब दो से ज्यादा लाइंस होंगी जो कि एक दूसरे के पैरेलल होंगी, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। तो उस पूरे ज्ञान का इस्तेमाल करके हम फिर आगे बढ़ेंगे। ये बात हो गई क्लियर? बिल्कुल सर, चलो बहुत बढ़िया। अब मूविंग अहेड टू आवर टॉपिक अंडरस्टैंडिंग की यहां पे क्या करना है, देखो आपको सबसे पहली चीज जो मैं यहां पे हाईलाइट करूंगा वो ये कि 1, 2 और 3 लाइंस हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल है। एक है L, एक ये M और एक ये N। कितनी मिली? 3 लाइंस मिली जो कि एक दूसरे के पैरेलल है पहले ही चित्र में ये क्लियर हो गई बात? तो आपको समझ में आ गया कि आप क्लास 9th में आ गए हैं, तो आपने नया क्या पढ़ा पैरेलल लाइंस के बारे में, नया क्या आप एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो आज क्लास 9th में अपन एक्सप्लोर करने वाले हैं मोर देन अ पेयर ऑफ लाइंस, दैट इज
3 लाइन या 4 लाइन जब एक दूसरे के पैरेलल होंगी तो समीकरण कैसे बनेंगे, कैसे हमारी पूरी चर्चा होगी, वो हम यहां पे देखेंगे। देखो यहां पे क्या लिखा है, यदि 2 लाइन है, इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल टू द सेम लाइन, इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल टू द सेम लाइन विल दे बी पैरेलल टू ईच अदर। अब ये वही बात हो गई जैसा हमने एक्सियम्स में पढ़ा था। अब एक्सियम्स में हमने क्या पढ़ा है कि अगर 2 चीजें किसी तीसरी चीज के बराबर हैं तो वो 2 चीजें आपस में भी बराबर हो जाती हैं। अब वहां पे जो आपने एक्सियम पढ़ा है वो है चीजों के इक्वल होने के बारे में, है ना। वहां पे इक्वालिटी का बात आई है कि ये दोनों आपस में या वो तीनों आपस में इक्वल होंगे। यहां जो क्वेश्चन हमारे सामने है भाइयों बहनों वो है पैरेलल का। ये बात क्लियर हो गई, फर्क समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहां पे? बिल्कुल आया सर। क्या बात हुई यहां पे कि सर 2 चीजें अगर किसी तीसरी गिवन चीज के इक्वल होती हैं तो वो आपस में इक्वल हो जाती हैं, ये हमने एक्सियम के रूप में पढ़ा है। लेकिन अभी जो हमें एक्सप्लोर करना है वो ये एक्सप्लोर करना है कि अगर 2 लाइंस किसी सेम लाइन के किसी तीसरी लाइन के पैरेलल हैं तो क्या वो तीनों या फिर ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगी या फिर नहीं। जैसे यहां पे अगर आप देखोगे तो देखो उन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है कि भैया लाइन M इज पैरेलल टू लाइन L एंड लाइन N इज ऑल्सो पैरेलल टू लाइन L M। ठीक है, कहने का क्या मतलब है कि ये दोनों आपस में क्या है पैरेलल, और L किसके पैरेलल है? दूसरा सर L पैरेलल है N के भी। ठीक है, तो M के पैरेलल हो गया L और N के भी पैरेलल है L। तो अब आपको क्या बताना है कि क्या ये दोनों M और N आपस में पैरेलल होंगे? ये बड़ा सवाल हमें यहाँ पे सॉल्व करना है, जिसके बारे में सोचना है और इसी के हिसाब से फिर हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। व्हाट अबाउट दीज टू? दिस इज ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस। चलो एक काम करते हैं, हमने जब भी पैरेलल लाइंस को पढ़ा है तो भैया वो पैरेलल होती हैं तो ये तो हमें पता होता है, लेकिन अगर उनके बीच में एंगल्स को स्थापित करना है तो हमें जरूरत पड़ती है किसकी? हमें जरूरत पड़ती है ट्रांसवर्सल की। तो यहां पे भी एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, अब इतना तो मुझे गिवन है कि लाइन M जो है वो L के पैरेलल है और लाइन N भी L के पैरेलल है। तो अगर मैं पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट्स का यहां पे यूटिलाइजेशन करूं, कौन से का? पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, यानी आपने यहां पे 2 लाइंस जो कि आपस में पैरेलल हैं उनके बीच में क्या क्या चीजें हो सकती हैं उस पे चर्चा करना शुरू कर दिया है। तो सर यहां पे देखिए, सबसे पहला जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हमेशा पैरेलल लाइंस में वो होता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स का। तो अगर मैं उस एंगल उस कॉन्सेप्ट को यूज करूं तो एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल बन जाएंगे तो आपस में इक्वल हो जाएंगे। ऐसे ही एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है, तो ये रहा एंगल 1 और इधर है एंगल 3, तो ये भी आपस में इक्वल है। बिल्कुल सही बात है सर। चलिए अगर ये इक्वल है तो मैं इस पे क्या चर्चा कर सकता हूं? बड़ी जो सवाल यहाँ पे ये है वो यही है कि अगर ये इक्वल है तो मैं उसको कैसे अपने इस सवाल को, इस समस्या को सुलझाने में यूज कर सकता हूं, ये मुझे अब सोचना है। तो 1 2 के बराबर, 1 3 के बराबर, क्या मैं यहाँ पे हमारे यूक्लिड के एक्सियम का इस्तेमाल करके बोल दूं कि क्योंकि 2 भी 1 के बराबर है और 3 भी 1 के बराबर है तो देयर आर 2 थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, है ना। और अगर ये होता है इक्वल टू सेम थिंग, अगर ऐसा होता है तो क्या होता है सर? वो जो 2 चीजें हैं वो भी आपस में इक्वल हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? इक्वल हो जाती हैं। तो यहां पे मैं क्या बोलूंगा कि ये जो 2 थिंग्स हैं वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगी, मतलब एंगल 2 और एंगल 3 आपस में बराबर हो जाने चाहिए। एंगल 2 एंगल 3 यहाँ पे हैं, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। और क्योंकि ये इक्वल क्यों हो जाएंगे? क्योंकि सर यूक्लिड ने अपनी एक्सियम में बताया है भैया कि 2 चीजें अगर किसी एक चीज के बराबर हैं तो वो दोनों आपस में भी बराबर हो जाती हैं। अब एंगल 2 और एंगल 3 को अगर मैं देखूं तो वो आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल होने की वजह से हमें कैसे हेल्प करेंगे? तो सर
वो जब इक्वल हो जाएंगे तो वहां पे हम एक रिवर्स वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। रिवर्स वाला कॉन्सेप्ट क्या सर? हमने पढ़ा है कि लाइंस पैरेलल हैं। अगर हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है अगर लाइंस पैरेलल हैं तो हमने पढ़ा है इफ लाइंस आर पैरेलल ठीक है देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये हमने पढ़ा है देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये आप और मैं अच्छे से पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से अच्छे से लिख देते हैं तो यहां पे मैं लिखूंगा देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। है ना, ये बात तो आप सबको पता ही है, बिल्कुल पता है। तो क्या पढ़ा हमने कि अगर लाइंस पैरेलल हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, लेकिन इसका उल्टा भी तो ट्रू होना चाहिए, यानी कि इफ अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो क्या लाइंस पैरेलल नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी सर, बिल्कुल होना चाहिए। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होनी चाहिए। तो यहां पे अगर आप देखो तो एंगल 2 और एंगल 3 क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स है और वो इक्वल भी है। और अगर ऐसा है तो क्या होना चाहिए? लाइंस आपस में पैरेलल होने चाहिए। ये कहां से आता है इसका कॉन्सेप्ट? तो सर करस्पॉन्डिंग एंगल्स का कन्वर्स कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है ना। अच्छा, ये 2 और 3 बराबर क्यों हुए थे? तो हमने बोला भैया एक्सियम है हमारे यूक्लिड बाबा की, ठीक है। तो आप एक्सियम या फिर आप यूक्लिड से एक्सियम लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। नंबर आपको याद नहीं होगा कोई बात नहीं, वैसे कोशिश करो कि याद रहे, पर अगर आप यूक्लिड से एक्सियम भी लिख दोगे तो भी आपको टीचर यहाँ पे पूर्ण अंक दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात उसमें है नहीं, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई? बिल्कुल सर, कहीं कोई आपत्ति? जरा सी भी नहीं, सब अच्छे से विजिबल है? हाँ जी सर, चलो बहुत बढ़िया। तो मोटा माटी यह वाली बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? जरा से भी नहीं सर, चलो बहुत बढ़िया। अब मूविंग अहेड, अगर हम आगे बढ़े यहाँ पे तो अब हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि सर जो ये पूरा मुद्दा था कि अगर दो लाइंस जो हैं या दो से ज्यादा लाइंस किसी एक पर्टिकुलर लाइन के पैरेलल हैं तो क्या वो आपस में पैरेलल होगी या नहीं, ये जो पूरा मुद्दा था वो हमने यहाँ पे इजीली सॉल्व कर लिया। और हमने क्या बोला कि हाँ भैया, दो लाइंस अगर हैं तो वो किसी तीसरी लाइन के अगर पैरेलल हैं तो वो आपस में भी पैरेलल हो जाएंगे। चलिए, और यहीं से निकल के आती है हमारी थ्योरम 6.6 जो क्या कहती है हमको, जो हमने यही भैया पढ़ा है कि अगर लाइंस आर पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, वो लाइंस जो कि किसी पर्टिकुलर लाइन के पैरेलल है, लाइंस मतलब यहां पे क्या हो जाएंगी? मोर देन वन, है ना। तो अगर एक से ज्यादा लाइंस का पूरा सेटअप है, पूरा बंच है जो कि सेम लाइन के पैरेलल हैं तो वो आपस में भी क्या हो जाएंगे? आपस में भी वो पैरेलल हो जाएंगे। इज दिस क्लियर? क्या यहां तक कोई दिक्कत? जरा से भी नहीं सर, ये तो हमने बड़ी आसानी से कर लिया। चलिए, द प्रॉपर्टी अबव कैन बी एक्सटेंडेड टू मोर देन 2 लाइंस ऑल्सो, मतलब दो से ज्यादा भी, मैं लिखा तो है मोर देन 1, दो हो जाए तो अब कुल मिला के 2 लाइंस और एक सेम लाइन तो 3 हो गए। अब दो से ज्यादा हो जाए, 3 लाइंस हो जाए जो कि पैरेलल है सेम लाइन के, तो वो 3 और 1 कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, वो भी आपस में पैरेलल होंगे। द प्रॉपर्टी अबव कैन बी एक्सटेंडेड टू मोर देन 2 लाइंस ऑल्सो। नोट। चलो अब क्या करें भैया, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं सर, तब जाके समझ में आएगा कि इसके बेस क्वेश्चन कैसे आते हैं, वरना तो हम कंफ्यूज होते रहेंगे। चलिए, लेट्स लुक एट सम एग्जांपल। देखो, जो पहला है अपना वो एग्जाम्पल 4, क्योंकि इसके पहले के 3 एग्जाम्पल जो अपना फर्स्ट टॉपिक है वहां पे अपन ने कवर कर ली। तो एग्जाम्पल क्या देखो, आपसे कह रहा है कि चित्र जो यहाँ पे दिया गया है 6.19 उसको आपको यूज करना है, और उसमें जानकारी क्या गिवन है कि एफ मतलब ये गिवन है अपन को कि पी क्यू आर एस के पैरेलल है, ठीक है। एक एंगल आपको दिया है एम एक्स क्यू एज 135 डिग्री, ठीक है, और दूसरा आपको दिया है एम वाई आर एज 40 डिग्री। देखो चित्र में साफ साफ दिख रहा है। आपको पता लगाना है एंगल एक्स एम वाई। अब जरा यहां पे अगर आप थोड़ा सा सोचोगे तो आपको क्या समझ में आएगा कि सर इतनी देर से आप चिल्ला रहे हो कि आपके पास 3 लाइंस होंगी जो कि आपस में पैरेलल होंगी। चिल्ला रहा हूं कि नहीं चिल्ला रहा हूं? हाँ सर, लेकिन जो पहला ही सवाल आपने यहां पे एग्जांपल में करवा रहे हो उसमें तो 2 ही लाइंस है,
और हमें निकालना क्या है, निकालना है ये वाला एंगल। अब अगर देखा जाए तो हमने जितने सवाल अब तक किए हैं, मतलब इसके पहले जब भी आपने इस टॉपिक को अप्रोच किया होगा, अगर वो दो पैरेलल लाइंस वाला भी होता होगा तो उसको आपको याद होगा कि हमने कहानी कुछ ऐसी पढ़ी है कि दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं, ठीक है, और उनके बीच में से एक सीधी सीधी ट्रांसवर्सल जा रही है। यही तो पढ़ा है हमने, है कि नहीं? बिल्कुल सर, यही पढ़ा है। लेकिन यहां पे अगर मैं देखूं तो दो लाइंस पैरेलल तो हैं पर सीधी सीधी ट्रांसवर्सल तो नहीं जा रही है। ये जो ट्रांसवर्सल जैसी चीज यहां पे दिख रही है तो मुड़ जा रही है, जिसकी वजह से मैं यहां पे कोई भी लॉजिक दो पैरेलल लाइंस वाला अप्लाई तो कर ही नहीं पाऊंगा। और सोचने वाली बात यह भी है कि भैया हमने तो टॉपिक ही वो पढ़ा है जिसमें हम कह रहे हैं कि भैया लाइंस जो होंगी वो दो से ज्यादा होंगी जो कि एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो यहीं से मुझे एक दिमाग में आइडिया आना चाहिए कि मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे पहली बात तो अपने पास तीन लाइंस आ जाएं जो कि आपस में पैरेलल हो। ईमानदारी वाली बात, क्योंकि इतनी देर से सर वही मेहनत कर रहे हो, वही आप बोल रहे हो, तो दो पे तो आप मारोगे नहीं कि दो वाला ही सवाल करा दूं। दूसरी बात ये कि मुझे ये कोशिश करना है कि ये जो ट्रांसवर्सल है ना, ये मुझे मिल जाए सीधी सीधी दो लाइंस के बीच वाली, ताकि मैं कुछ तो गणित का ज्ञान इस्तेमाल कर सकूं। तो उस केस में हमें करना पड़ेगा यहां पे एक कंस्ट्रक्शन। तो पहले ही सवाल में आपके ऊपर आ गया है यहां पे कंस्ट्रक्शन करने का एक बहुत बड़ा रिस्पांसिबिलिटी। ये क्लियर हो गया? ठीक है सर। सर अब कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे जरा उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए कंस्ट्रक्शन देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, और मैं आपको ईमानदारी से बताऊं तो मेरा यहाँ पे क्या आइडिया है, मेरा यहाँ पे क्या सोचना है कि किसी तरीके से मेरे को एक पूरी पूरी ट्रांसवर्सल मिल जाए दो लाइंस के बीच में, ठीक है, ताकि मैं अपना पूरा काम कर पाऊं। तो मैं जो ट्रांसवर्सल यहाँ पे बनाऊंगा वो पता है कैसी बनाऊंगा मैं, कुछ ऐसी कि यहाँ पे भी मुझे एक ट्रांसवर्सल मिल जाए सीधी और नीचे भी मिल जाए। तो मैं कुछ इस तरीके से कंस्ट्रक्शन करूंगा कि वो जो जॉइंट है, वो जो टर्न वाला पॉइंट है, वहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा जिससे मुझे एक सेट मिल जाएगा ऊपर जो कि एक दूसरे के पैरेलल होगा, ठीक है, और एक सेट मिल जाएगा नीचे जो कि एक दूसरे के पैरेलल होगा। एक सेट ये मिला, एक सेट ये मिला। अब मेरा काम आसानी से हो जाना चाहिए। बोलो हाँ कि ना? बिल्कुल सर। एक मिनट रुको, तुम्हें शायद वो एरोज दिख नहीं रहे होंगे, मैं कलर चेंज कर देता हूं। तो एक सेट मिला मुझे यहां पे, ठीक है, और दूसरा मिल गया यहां पे। ये बात क्लियर हो गई। अब मैं अपने काम कर पाऊंगा। तो चलिए इसको अगर हम ऑफिशियली मतलब एकदम बढ़िया से सॉल्व करें तो ये हमारा डायग्राम होना चाहिए जहां पे हमने जो इनका ये जो दो लाइन सेगमेंट्स हैं इनके मिलने का जो पॉइंट है एग्जैक्टली वहीं पे बनाई हमारी ट्रांसवर्सल, जिससे मुझे क्या मिला, जिससे मुझे मिले दो पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन। ठीक है, चलिए तो अब हम यहाँ पे क्या सॉल्व करेंगे हमारे सवाल को। तो हम सबसे पहले यही मेंशन करेंगे कि भैया गिवन क्या है। तो आपने लिखा गिवन, यहाँ पे आप लिख दोगे कि PQ इज पैरेलल टू RS, पहली चीज। देन आपने यहाँ पे कहा कि एंगल MXQ इज इक्वल टू 135 डिग्री, ठीक है, एंड एंगल MYR इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। ये चीजें मुझे गिवन है, ठीक है, ये सब मैंने वहां पे लिख दिया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट जानकारी है जो कि मेरे बहुत काम आने वाली है। इसके बाद मैंने क्या बोला सर, इसके बाद मैंने यहाँ पे बोला सर कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हो वो तो बताओ। अच्छी बात है भैया। तो यहाँ पे मैं पहले कर देता हूँ टू फाइंड, कि मुझे पता क्या लगाना है। तो टू फाइंड में बोलूंगा एंगल XMY, ठीक है भैया। अब जरा कंस्ट्रक्शन का बता दो भैया क्या कर रहे हो। तो यहां पे देखो कंस्ट्रक्शन में मैंने सिंपल एवन शॉर्ट लिखना है आपको कि ड्रॉ AB, क्योंकि देखो नाम वहां पे दिया है हमने AB, ड्रॉ AB पैरेलल टू PQ। ठीक है, एक ही चीज बनाई हमने भैया, ज्यादा कुछ बनाने की हमारी कोई चेष्टा है नहीं। हमने एक ही चीज बनाई कि भैया जो AB है हमारा वो पैरेलल है किसके, PQ के। इसी के सहारे हम पूरा सॉल्व करेंगे। चलो अब यहां पे देखो, आपने अगर कुछ पैरेलल बनाया है तो उसका यूज करोगे, है ना। तो आपने यहां पे लिखा सॉल्यूशन,
अब सबसे पहले क्या बात करोगे, हम यहां पे कहेंगे भैया वी नो दैट, हमें पता है कि ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, ठीक है। और मैं क्या बोलूंगा यहां पे, और यहां पे मैं बोलूंगा कि भैया एक्स एम इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल। तो अगर ए बी है पैरेलल पी क्यू के और हमारे पास एक ट्रांसवर्सल है, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा यहां पे बेनिफिशियल काम, क्या हम कर सकते हैं सर, हम बोल सकते हैं यहां पे कि एंगल, कौन सा एंगल एंगल एम एक्स क्यू प्लस एंगल क्यू एक्स प्लस एंगल कौन सा होगा नाम, उसका नाम होगा एक्स एम बी वुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। कौन कौन सा एंगल का सम बोल दिया मैंने कहा ये वाला जो एंगल है एक्स एम क्यू और ये वाला जो एंगल है, इन दोनों को मिला के हमें मिलना चाहिए 180 डिग्री। ब्रैकेट में क्या लिखोगे, रीजन का नाम क्या है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट जो कि हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं सर, नाम है उसका सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहाँ पे आप लिख दोगे सप्लीमेंटरी एंगल्स, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई बिल्कुल सर, कहीं कोई आपत्ति जरा से भी नहीं सर। अब इसमें से एक मुझे गिवन है, दूसरा मैं निकाल लूंगा जिससे मेरा सवाल कुछ हद तक सॉल्व हो जाएगा। एम एक्स क्यू की वैल्यू मुझे गिवन है 135 डिग्री, तो मैं लिख देता हूं भैया, जब पता है तो क्यों नहीं इस्तेमाल करेंगे। सो 135 डिग्री प्लस एंगल एक्स एम बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना। ये बात क्लियर हो गई बिल्कुल सर। तो एक्स एम बी आ गया मेरे पास कितना, मेरे पास आ गया वो सॉल्व करने पे अगर मैं यहाँ पे माइनस कर दूं तो मैं बोलूंगा एक्स एम बी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 135। तो पहली बात तो 1 से 1 गया, उसके बाद 10 में से 5 गया 5 और 7 में से 3 गया 4, 45 डिग्री के आसपास आएगा। ये बात क्लियर है बिल्कुल सर, यहां तक कोई आपत्ति जरा सी भी नहीं सर। अब इसके बाद यहां पे मैंने एक हिस्सा पता लगा लिया, तो मुझे वैसे तो ये पूरा एंगल पता करना था, ठीक है, लेकिन पूरा एंगल पता करने के लिए मेरे पास कोई सीधी सीधी ट्रिक थी नहीं। तो अब मैंने लाइन ड्रॉ करके क्या कर लिया, ऊपर वाला हिस्सा पता कर लिया कि ये है 45 डिग्री। यहां पे भी आप लिख दो ये कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है भाई 45 डिग्री, ठीक है। अब बात आ जाती है नीचे वाले पे कि चलिए ये आपने निकाल दिया, अब जरा नीचे वाले हिस्से को भी निकाल दो तो आपका पूरा काम हो जाएगा। अब यहां देखिए नीचे आप क्या करेंगे, तो यहां पे आप कहोगे कि नाउ ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, और इसका ब्रैकेट में रीजन क्या है भैया, ये कंस्ट्रक्शन किया है आपने, तो आपने जो बनाया है वो तो ठीक से ही बनाया होगा। दूसरा आप यहां पे बोलोगे कि आपका आर एस इज पैरेलल टू पी क्यू। अब ये क्या हो गया सर, ये गिवन है। अब अगर मैंने थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जो थ्योरम पढ़ी है, उसको रिवाइज करूं तो टू लाइंस कौन सी, ए बी एंड आर एस आर पैरेलल टू द सेम लाइन विच इज द सेम लाइन पी क्यू। तो ए बी और आर एस के बीच में क्या कनेक्शन होगा, तो यहां पे आप कहोगे कि देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू आर एस, और उसका ब्रैकेट में रीजन लिखोगे थ्योरम। कौन सी वाली भैया सर, थ्योरम तो है इस चैप्टर के, लेकिन कौन सी है वो मुझे याद करनी है। तो यहां पे देखो थ्योरम 6.6, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखा आपने लिखा थ्योरम 6.6, ठीक है। अब यहां पे आप क्या कहोगे कि सर, क्योंकि अगर हम यहां पे देखें अब तो ए बी इज पैरेलल टू आर एस हो गया है, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी हेल्प है सवाल को सॉल्व करने में। तो मैं यहां पे क्या बोलूंगा कि ए बी इज पैरेलल टू आर एस कॉमा व्हाट इज द ट्रांसवर्सल, तो यहां पे आप कहोगे एम वाई इज ट्रांसवर्सल, इज ट्रांसवर्सल। तो पैरेलल लाइंस हो गई, ट्रांसवर्सल आ गई। तो अब हम क्या बोलेंगे कि सर अगर मैं वहां पे ट्रांसवर्सल के लिहाज से देखूं तो एंगल कौन सा वाला, एम वाई आर वुड बी इक्वल टू, तो आपने कहा यहां पे एंगल एम वाई आर वुड बी इक्वल टू एंगल, कौन सा एंगल होगा, देखो एम वाई आर के बराबर। तो सर एम वाई आर अगर ये वाला एंगल है और मुझे निकालने के लिए चाहिए होगा ये वाला, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो नाम होगा वाई एम बी, बिकॉज दे आर
What is the reason? Because sir they are alternate interior angles. Alternate interior angles. देखो एक बार में सॉल्व तो दो ही होती हैं, पर तीन के एग्जिस्टेंस की वजह से कौन किसके बराबर होगा वो बात हमें थोड़ी सी सोचनी पड़ जाती है। अब एम बाय आर जो है उसकी वैल्यू है 40 डिग्री। तो 40 डिग्री इज द वैल्यू ऑफ एंगल वाई एम बी। ब्रैकेट में चाहो तो रीजन लिख सकते हो, गिवन है भैया कि आपका ये जो इक्वल है, कौन सा इक्वल है भैया किसके? तो सर ये जो 40 डिग्री है ये वैल्यू है किसकी? वाई एम बी की। ये हमने पता लगा लिया, ठीक है। अब ये जो दोनों हिस्से मैंने पता लगाए हैं, अगर मैं डायग्राम में देखूं तो मैंने बोल दिया कि ये है 45 और ये है 40 डिग्री, ठीक है। इन दोनों हिस्सों को अगर मैं मिला दूं तो क्या मुझे जो रिक्वायर्ड है वो मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा सर। रिक्वायर्ड है मेरे लिए एक्स एम वाई, तो यहां पे आप कहोगे कि ऑल्सो या फिर लास्टली, जो भी आप लिखना चाहो, एक्स एम वाई, यही नाम है ना, एक बार चेक कर लो। एक्स एम वाई इज इक्वल्स टू एक्स एम बी प्लस वाई एम बी, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू आप यहां पे निकाल लोगे तो एक्स एम वाई इज इक्वल्स टू, ये हो गया आपका 45 डिग्री, ये हो गया आपका 40 डिग्री। हमने ऊपर ही लिखा है कि वाई एम बी है 40, दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 85 डिग्री। और यही मुझे पता करना था। क्या पता करना था मुझे? सर मुझे यही पता करना था भैया कि एक्स एम वाई की वैल्यू कितनी आ रही है। तो यहाँ पे पूरी गणित करने के बाद हम निकाल पाए कि उसकी वैल्यू आ रही है 45 डिग्री। इज दिस क्लियर? क्या आप आसानी से इसको कर पाए? तो दी दो ही लाइंस थी, पर दो से हम तीन पे आए, फिर उनको सॉल्व किया, वहां से जाके हमने आंसर निकाला, तब जाके हमारा आंसर कितना आया? तब जाके हमारा आंसर आ रहा है यहाँ पे 85 डिग्री। क्लियर हो गई ये बात? बिल्कुल सर, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो एग्जाम्पल 6 क्या बोल रहा है। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस, अगर एक ट्रांसवर्सल दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, किस प्रकार? देखो वहां पे लिखा है such that if a transversal intersects two lines such that the bisectors of the pair of corresponding angles are parallel, then prove that two lines are parallel। आपको यहां पे क्या प्रूफ करना है? आपको यहां पे दो लाइंस प्रूफ पैरेलल हैं आपस में, ये बात प्रूफ करनी है। गिवन क्या है यहां पे वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको समझ के चलोगे तो काफी आसानी से आपका काम हो जाएगा। अब मुझे बताओ क्या गिवन है? तो सर अगर मैं सोचूं तो मुझे ये लाइन गिवन है, क्या? कि पैरेलल है। कौन पैरेलल है? सर करस्पॉन्डिंग एंगल्स का जो पेयर है उसके बाइसेक्टर्स पैरेलल है। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो पैरेलल कौन है किसके? तो सर यहां पे सिंपल भाषा में लिखूं सीधे सीधे, बाइसेक्टर्स पैरेलल है, ठीक है। तो यहां पे अगर हम देखें तो हमने बोला कि बाइसेक्टर्स जो है वो पैरेलल है। अब बाइसेक्टर किसके हैं ये? तो भैया बाइसेक्टर होंगे एंगल्स के। चलिए कौन से एंगल्स के? तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स के, ठीक है। अब आपको क्या बताना है? आपको प्रूफ करना है कि ये जिस भी लाइन के करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो लाइन पैरेलल होंगी, ठीक है। लाइन्स आर पैरेलल, ये आपको पूरा प्रोसेस करके बताना है। इस बात पे सवाल है। देखो क्या बोला, एक बार दोबारा देखो। सवाल कह रहा है बाइसेक्टर्स जो हैं वो पैरेलल हैं, ठीक है। किसके बाइसेक्टर्स हैं? तो एंगल्स के। भैया कौन से एंगल के? तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स के। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स यूजुअली किसके होते हैं? तो वो पैरेलल लाइंस के होते हैं। तो वही यहाँ पे चर्चा करनी है हमें कि वो जो दो लाइन हैं जिनके ये करस्पॉन्डिंग एंगल दिख रहे हैं, क्या वो लाइंस आपस में पैरेलल हैं? ये आप प्रूफ करके बताइए, ठीक है। अगर इतने पार्ट का सवाल की अंडरस्टैंडिंग का स्क्रीनशॉट लेना तो एक बार देख लो। मैं करूंगा यहाँ पे स्क्रीन को एक बार क्लियर, क्योंकि मुझे फिर अपन को सॉल्व भी तो करना है, ठीक है। चलो डायग्राम है आपके सामने, है ना। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या बोलेंगे? गिवन में सबसे पहले हम यहाँ पे सर लिखेंगे गिवन कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है। एक काम करते हैं, पेन भी थोड़ा हल्का कर देते हैं ताकि आपको इजीली अच्छे से दिखाई दे। चलो क्या बोला मैंने कहा भैया गिवन, देखो बात यहाँ पे क्या है सर, गिवन है कि BE एंड CG ये दो नाम है। तो BE या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि भैया BE इज
एंगल बाइसेक्टर ऑफ, ठीक है, तो एक काम करो यहां पे, या फिर ऐसा लिखो सबसे पहले, पी क्यू एंड आर एस आर सच दैट, या फिर लाइन्स पी क्यू एंड आर एस लिखो। सर जल्दी फाइनल करो, कितनी बार लिखते हो मिटा रहे हो? अरे भाई देखो, अच्छी चीज लिख के देने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है ना। तो लाइन्स पी क्यू एंड आर एस हैव ट्रांसवर्सल एडी, हैव एडी एज ट्रांसवर्सल, ठीक है। चलो ये बात क्लियर हो गई। आपने क्या बोल दिया? हमने बोला भैया कि पी क्यू और आर एस दो लाइंस हैं जिसमें एडी जो है वो ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, ठीक है। अब यहां पे आप लिखोगे उसके बाद कि भैया बीई एंड दूसरा कौन है? सी जी, है ना। तो बीई एंड सी जी आर एंगल बाइसेक्टर्स, आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ कौन कौन से एंगल? सर ऑफ एंगल ए बी क्यू, ए बी क्यू एंड एंगल बी सी एस, बी सी एस। यहां तक कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर। अब और क्या बोला आपको यहां पे गिवन है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है सर, वो ये कि बीई इज पैरेलल टू, बीई इज पैरेलल टू सीजी। बी और सीजी क्या है सर? बीई और सीजी हमारे एंगल बाइसेक्टर्स हैं, ठीक है। क्या बोला उनके बारे में सर? उनके बारे में ये बोला गया है कि वो पैरेलल हैं, ठीक है। अच्छा, उनकी पहचान क्या है? ये कहां से आए हैं? तो सर ये बाइसेक्टर है किसके? करस्पॉन्डिंग एंगल्स के। चलिए ये सारा काम हमने कर दिया। टू प्रूव में क्या आएगा? आप देखो यहाँ पे लिखा है साफ साफ, आपको प्रूव करना है कि जो दो लाइंस है वो पैरेलल है। तो यहाँ पे आपने लिखा टू प्रूव में, अगर मैं सवाल की इंफॉर्मेशन के हिसाब से लिखूं तो टू प्रूव में लिखूंगा कि भैया पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात? बिल्कुल सर। चलिए अब यहां पे देखिएगा सॉल्यूशन में, या फिर हम अपने प्रूफ में क्या करेंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता तो मुझे लग नहीं रही है, ठीक है। तो मैं यहां पे बोलूंगा कि वी नो दैट, हमें पता है कि, वी नो दैट कौन क्या है? वी नो दैट बीई इज पैरेलल टू सीजी, ठीक है ना, ये मुझे पता है। चलिए ठीक है। और वहां पे अगर मैं देखूं उनके बीच में कुछ ट्रांसवर्सल जैसा दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है सर। तो अगर आप देखेंगे यहां पे तो ये आपका बीई पैरेलल टू सीजी है, ये जो एडी है वो आपकी ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, ठीक है। सो एडी इज ट्रांसवर्सल। अब दो लाइंस पैरेलल, बीच में है ट्रांसवर्सल, तो हमारा काम क्या हो जाएगा? हमारा काम होगा कौन किसके अलावा किसके बराबर है ये मेंशन करना। तो हमने यहां पे लिखा कि देयरफॉर एंगल ए बी ई वुड बी इक्वल टू एंगल बी सी जी, ठीक है। ये क्लियर हो गया? बिल्कुल सर। तो यहां पे आपने लिख दिया। अब ये क्या रीजन होगा सर? रीजन है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, कि जब दो लाइंस बराबर होती हैं, जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं इक्वल। चलिए ये बात हमने बता दी। अब आप यहां पे क्या करोगे? अब आप यहां पे करोगे भैया मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2। अब उससे क्या होगा? वी गेट, देखो जब आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहां पे आप कहोगे कि भैया ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी ई शुड बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल किसका? बी सी जी, है ना। चलिए ये बात क्लियर है। अब जो ट्वाइस है, देखो ट्वाइस जो है उसको एक तरीका लिखने का ये होता है कि सेम ही चीज को दो बार लिख दो। जैसे 1 + 1 करने पे 2 आता है ना। तो ट्वाइस लिखने की जगह अगर मैं उसी चीज को दो बार लिख दूं तो भी मेरा कुछ गलत नहीं होना चाहिए। तो मैं यहां पे यही कर रहा हूं। मैं यहां पे क्या कर रहा हूं? मैं यहां पे इसको कर रहा हूं ब्रेक, और मैं लिख रहा हूं कि एंगल ए बी ई प्लस एंगल ए बी ई हैज टू बी इक्वल टू एंगल बी सी जी प्लस एंगल बी सी जी। अच्छा ये मैंने क्यों किया जरा वो समझना यहाँ पे सर, क्योंकि ये अकेले एंगल नहीं है, इनका दूसरा पक्ष भी है जो कि बराबर होगा, जिसको हम यूज करेंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने।
तो एक तो ए बी ई पहले से था वो चाहिए मुझे, उसको मैं रखूंगा, प्लस दूसरा ए बी ई की जगह उसी के बराबर वाला एंगल जिसका नाम है बी ए बी, यहां पर लिख दो क्यू बी ई, है ना। क्यों भैया? क्योंकि सर वो बाइसेक्टर है आपका बीई, तो वो एंगल को बराबर हिस्सों में बांट देगा। शुड बी इक्वल टू पहला वाला आपका बीसीजी जो कि आपका ओरिजिनल था, और उसमें आप प्लस कर देंगे बीसीजी का इक्वल वाला वर्जन, दैट इज एस सी जी, है ना। चलिए एंगल एस सी जी, ये बात क्लियर हो गई? बिल्कुल सर। अब यहाँ पे आप चाहो तो लिख भी सकते हो नीचे इसके कि भैया ये क्या है, ये आपके जो बीई एंड सीजी हैं वो एंगल बाइसेक्टर हैं, तो बीई एंड सीजी आर। अब आपके टीचर को ये बात तो समझ आएगी कि भैया एंगल बाइसेक्टर जो होता है वो दो हिस्सों में बांट देता है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों है एंगल बाइसेक्टर। अब अगर मैं यहाँ पे अपनी नेकेड आई से, अपनी खुली आंखों से देखूं तो कौन किसके बराबर होगा? तो सर ए बी ई प्लस क्यू बी ई जो आपने ऐड किया है, तो गणित के हिसाब से ये हो गया ए बी ई, क्यू बी ई हो गया, ये तो मिला के हो गया एंगल ए बी क्यू। तो यहाँ पे लिखा आपने एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू एंगल बी सी एस। ये इनको ऐड करके समझ में आया मुझे, ठीक है। तो ए बी क्यू जो है वो किसके बराबर हो गया? वो बराबर हो गया बी सी एस के, ठीक है। अब यहां पे मैं क्या कहूंगा? यहां पे मैं कहूंगा भैया यूजिंग कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये हमने पढ़ाई है, ठीक है। तो यूजिंग कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम, करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम, एक्सियम वी गेट, क्या मिलेगा हमें? तो सर हमें यहाँ पे मिलेगा कि पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, क्योंकि जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं तो आपकी लाइंस जो होती है वो आपकी हो जाती हैं पैरेलल, तो पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। तो जो दो लाइन थी हमारी, कौन कौन सी? पी क्यू और आर एस, वो आपस में पैरेलल प्रूव हो गई, यही मुझे यहाँ पे साबित करना था। ये था मेरा एग्जाम्पल नंबर 5। स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो एक बार देख लो, अच्छे समझ में आ गया? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? जरा सी भी नहीं सर। अब देखो एग्जाम्पल 6 भी अपन देख लेते एक बार, ठीक है। एग्जाम्पल 6 देखो क्या कह रहा है कि दिए गए चित्र में ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है भैया, और सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, ठीक है। फिर से कितनी लाइंस हो गई? 3 लाइंस, और सेम लाइन कौन सी है? तो वो है सी डी। तो ये ए बी और ई एफ भी आपस में क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। और क्या दिया है आपको? ये कि ई ए इज पैरेलल टू बी एफ। आपको क्या करना है? आपको एंगल एक्स वाई जेड की वैल्यू पता लगानी है। चलिए मामला शुरू कैसे होगा? सर पहले तो गिवन लिख लेते हैं। तो भैया गिवन में लिखा हमने सबसे पहले कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, कॉमा सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, ठीक है। एंड तीसरी चीज क्या है यहाँ पे? ई ए इज पैरेलल, ई एस परपेंडिकुलर टू ए बी। और क्या बोला उन्होंने? और सर सवाल में दिया है कि दो एंगल, कौन ने? एक ही एंगल दिया ना कि एंगल बी ई एफ इज 55 डिग्री, कॉमा एंगल बी ई एफ इज 55 डिग्री। चलिए, और आपकी ट्रांसवर्सल क्या यहाँ पे कुछ दिए क्या? नहीं सर, वो तो हमें खुद ही करना पड़ेगा जो भी मामला है। चलिए देखिए, कुछ कुछ चीजें बनी तो हुई हैं। अब टू प्रूव में क्या है? टू प्रूव है, टू फाइंड है। सर फाइंड करना है, तो टू फाइंड में आप क्या लिख दोगे? वही जो सवाल में दिया है कि भैया वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड, वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड, ये तीनों मुझे फाइंड करनी है। चलो अब यहां पे अगर मैं देखूं, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा सॉल्यूशन में मेरे? तो सर हम बोलेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में कि वी नो दैट AB is parallel to CD and EF is also parallel to CD। इनके ब्रैकेट में रीजन क्या लिखोगे सर? दोनों के केस में एक ही रीजन आएगा कि भैया ये तो गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि भैया थ्योरम का इस्तेमाल करके हम बोल रहे हैं, अपने मन से नहीं बोल रहे। तो हम यहाँ पे कहेंगे यूजिंग थ्योरम 6.6
वी गेट, क्या बोलेंगे आप इससे कि सर देखिए ए बी इज पैरेलल टू ई एफ वाला रिजल्ट भी हमने निकाल ही दिया, अब उसके हिसाब से हमारी काफी सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे एक पार्टीशन कर लेते ताकि हम इजीली सवाल को आगे बढ़ा पाए। ये यहाँ पे है। अब यहाँ देखिएगा आप क्या बोलेंगे सर, अब हम बोलेंगे कि भैया नाउ ए बी इज पैरेलल टू ई एफ और आपकी ट्रांसवर्सल का नाम क्या है, ए ई इज ट्रांसवर्सल, ए ई इज ट्रांसवर्सल, ये मुझे यहाँ पे पता है। चलिए इतनी बात क्लियर हो गई। बिल्कुल सर, तो जो ए बी पैरेलल टू ई एफ और आपकी ए ई ट्रांसवर्सल, उसकी वजह से क्या होगा सर, एंगल बी ए ई जो है हमारा यहाँ पे वो ऐड करेंगे यदि हम उसको एंगल एफ ई ए में, तो हमें मिलना चाहिए 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि रीजन क्या है सर, ये हैं आपके कौन से एंगल सर, अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे एंगल्स क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो मैं देख रहा हूं यहां पे सप्ली एंगल्स शॉर्ट में। चलिए गुड टू गो है। इसमें से बी ए ई को मैं बोल रहा हूं 90 डिग्री। अब बड़ा सवाल यहां पे आप सबके मेरे मन में क्या आना चाहिए कि सर आपका ऐसे ही थोड़ी होगा, कहीं भी किसी को भी कुछ भी लिख दोगे। तो देखो बी ए ई को लिखा मैंने 90 डिग्री और एफ ई ए अभी मुझे पता करना है क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पे आता है 180। अब ये 90 मैंने क्यों बोला, क्योंकि मेरे को ब्रैकेट में यहाँ पे गिवन है भैया कि कौन किसके बराबर है या कौन किसके परपेंडिकुलर है। गिवन है भैया कि ई ए इज परपेंडिकुलर टू ए बी, इसीलिए इसको 90 बोला मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे अगर ये 90 है तो एंगल कितना आएगा आपका, तो सर यहाँ पे बोलेंगे एंगल एफ ई ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, है ना। 180 में से 90 माइनस गया तो 90। अब एफ ई ए को अगर मैं ब्रेक करूं तो एक हो जाएगा आपका, देखो वहां पे नाम लिखा हुआ है जेड, तो मैं सीधे वही लिखूंगा कि भैया जेड प्लस एंगल आपका कौन सा है, एफ ई डी या डी ई एफ, जो भी आपने नाम दिया है, या बी ई एफ, जो भी नाम दे दो, बी ई एफ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसमें से z मुझे पता करना है और BEF की वैल्यू मुझे दी गई है, तो मैं यहीं पे अगर कंटिन्यू करूं तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा देखो भैया z मुझे पता करना है, दूसरे वाले की वैल्यू 55 डिग्री दी गई है, दोनों को मिला के आ रहा है 90, तो z वुड बी इक्वल टू 90 माइनस 55। अब यहाँ पे देखो कितना आएगा सर, 35 डिग्री आएगा आंसर हमारा। तो z की वैल्यू आ रही है 35 डिग्री। कोई दिक्कत तो नहीं, जरा से भी नहीं सर, आसानी से हो गया। हाँ जी सर, अब अगर z आ गया है आपके पास 35 डिग्री, ये देखो यहाँ पे लिखेंगे हम z की वैल्यू कितनी, 35 डिग्री। अब मुझे निकालना है x और y। अगर y निकल जाए तो प्रोबेबली मैं x तक आसानी से पहुंच जाऊंगा। अब सोचो x और y कैसे निकलेगा। अब देखो यहाँ पे पहले बात तो एक पार्टीशन कर लो ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, कहाँ पे कौन है, किधर है, कैसे है, क्यों है। कोशिश हमारी यही है कि आपको सब कुछ एक ही स्थान पे प्रोवाइड करा दें। तो चलिए अब हम आ जाते हैं इसके दूसरे फेज में, जहाँ पे अब हम कह रहे हैं कि नाउ आपका जो CD है वो भी तो पैरेलल है EF के, तो CD इज पैरेलल टू, अरे हटो 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 पीछे हटो, हाँ बस, तो CD इज पैरेलल टू EF। सिर्फ पैरेलल से काम नहीं चलता, हमें ट्रांसवर्सल भी चाहिए होती है, तो DE इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो जो मैंने पहले किया था वो मैं अभी भी लिख सकता हूं कि मैं यहां पे बोलूंगा एंगल DEF जिसकी वैल्यू मुझे पता है, प्लस एंगल Y, नाम लिखना है वैसे तो पहले मुझे, लेकिन मैं नाम Y लिख देता हूं क्योंकि उसको आइडेंटिटी सवाल में ही दी गई है, प्लस Y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और रीजन क्या है इनका, तो सर ये भी है सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब इसमें से एक की वैल्यू मुझे पता है, दूसरी मुझे पता लगानी है, तो जो ये है DEF उसकी वैल्यू मुझे पता है 55 डिग्री, प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये तो क्लियर है, बिल्कुल सर। y की वैल्यू निकाल सकते हैं, हाँ जी सर। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस करो सर, 180 में से पहले 5 गया, 175 बचा, 175 में से 50 गया तो 125 बचा, ये आ गई y की वैल्यू। ठीक है, अब यहां पे मैं क्या कहूंगा, यहां पे मैं कहूंगा भैया सिमिलरली, इसी प्रकार से
क्या होने वाला है सर, इसी प्रकार से मैं जब आगे बढ़ूंगा तो मुझे ये मिलेगा यहां पे कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और अब की बार ट्रांसवर्सल हो जाएगा बी डी, तो बी डी इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। और अब मैं बोलूंगा यहां पे जो नया चीज होगी वो होगा कि भैया x इज इक्वल्स टू वाई, और ब्रैकेट में रीजन होगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई? बिल्कुल सर, वो सप्लीमेंट्री एंगल से हुआ, x इक्वल टू वाई हो रहा है करस्पॉन्डिंग एंगल्स के सहारे, ठीक है। अब y की वैल्यू आपको पता है, x की निकालनी है, तो सीधे सीधे क्या लिखोगे कि देयरफॉर x इज इक्वल्स टू हाउ मच सर, x इज इक्वल्स टू 125 डिग्री, ये भी यहाँ पे हो जाएगा, बहुत ही क्लियर। चलिए तीनों एंगल निकल गए हमारे, बिल्कुल सर, x y z हमने तीनों निकाल लिए। अगर यहाँ पे हम हाईलाइट करें एक बार आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो x ये निकाला हमने, नहीं सबसे पहले हमने निकाला था z, तो z निकाला हमने 35 डिग्री, ये रहा उसका कैलकुलेशन भैया, ठीक है। उसके बाद y हमारा यहाँ पे आया 135 डिग्री, ये रहा उसका कैलकुलेशन, और ये रहा हमारा x का कैलकुलेशन जो कि हमने यहाँ पे निकाला, ठीक है। तो तीनों एंगल्स यहाँ पे हमने निकाल दिए, x y z हमारा एग्जाम्पल हो जाते हैं समाप्त, जो तीन थे मेजरली सॉल्व करने थे। इसके बाद हम रुक करेंगे हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चन का। चलो लेट्स मूव टू एक्सरसाइज। देखो पहला क्वेश्चन जो है अपना यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं अपन से कि आपको यहाँ पे चित्र दिया गया है फिगर 6.23, जिसमें दिया है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। तो यहाँ पे हमें ए बी सी डी और ई एफ कितनी लाइन दी है भैया? 3 लाइन दी है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, 3 लाइन्स हैं आपस में पैरेलल, ठीक है। और y इज टू z का रेशियो दिया है 3:7, आपको x पता लगाना है। अब x कैसे पता लगाएंगे, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे? तो सर अगर जानकारी y इज टू z की दी है तो पहले उसके बारे में चर्चा करनी चाहिए, उसके बाद तो मैं आगे जा पाऊंगा। अब देखो मैं ईमानदारी से तुम्हें बताऊं तो मैं थोड़ा सा रोड मैप यहाँ पे तुम्हारे लिए कर देता हूं। मेरा क्या ओपिनियन है कि ये CD और EF एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो सर पैरेलल लाइंस के कॉन्सेप्ट को अगर हम यहाँ पे याद करें तो ये जो Z है इसका रेशियो विथ इसका और ये वाले एंगल का मेजरमेंट बराबर होगा। बिल्कुल सर, तो उससे क्या होगा, y और z आजू बाजू में आ जाएंगे, और क्योंकि y और z आजू बाजू में आ जाएंगे और उनका रेशियो मुझे गिवन है तो मैं y और z की वैल्यू पता लगा पाऊंगा। और जब z की वैल्यू पता लग जाएगी तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे कि देखो देखा जाए तो AB और CD पैरेलल है, तो x और z करस्पॉन्डिंग एंगल का रूप ले लेंगे तो वहां से आंसर आ जाएगा। तो 2 स्टेप में मेल अपन को पूरी मेहनत करनी है और अपना काम यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये जो रफ आइडिया मैंने आपको दिया इससे आप अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल करेंगे सर। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, यहाँ पे हमें लिखना है कि गिवन क्या क्या है। तो गिवन लिखा हमने यहाँ पे कि भैया ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है। तो आपने लिखा यहाँ पे कि गिवन है कि ए बी, एक मिनट को अच्छे से लिखते हैं फिर से एक बार, ठीक है। चलो गिवन क्या बोल रहे थे हम कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी कॉमा सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, ठीक है, कॉमा y इज टू z का रेशियो है कितना 3:7। चलिए अब हमारा टू फाइंड क्या है यहाँ पे, तो जरा वो भी मेंशन कर दो, वो मैं ऊपर लिख रहा हूं। टू फाइंड है हमारा वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x। क्या बोला मैंने कहा वैल्यू ऑफ x, ठीक है। या आप ऐसे कह सकते हो मेजरमेंट ऑफ एंगल x। चलिए सॉल्यूशन की अगर अपन यहाँ पे बात करें तो हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले वी नो दैट, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सवाल के हिसाब से CD इज पैरेलल टू EF, ठीक है। और यहां पे हम कह रहे हैं कि ये हमारी एक ट्रांसवर्सल है, जो कि उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहां पे आप क्या बोलोगे भैया कि जो ये एंगल है Z वाला वो क्या हो जाएगा सर, वो हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के तहत यहां पे यूटिलाइज, ठीक है। अब नेमिंग अपनी यहाँ पे थोड़ी कम दी गई है तो आप यहाँ पे कुछ चीजों की नेमिंग खुद से कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे बोल दो PQ, ठीक है, और ये पॉइंट को बोल दो R और S, ठीक है। एंड उसके बाद तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन CD इज पैरेलल टू EF एंड वी हैव PQ एज ट्रांसवर्सल, ठीक है। PQ को हमने आज ट्रांसवर्सल ले लिया, तो हमारे हिसाब से अगर हम यहां पे आगे बढ़े
तो जो आपका एंगल Z होगा वो किसके बराबर होगा, ट्रांसवर्सल, एंड देयरफॉर एंगल Z वुड बी इक्वल टू एंगल CRQ, CRQ। और उसका रीजन क्या होगा सर, वो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, क्या बोला मैंने कहा ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस के ट्रांसवर्सल के उल्टी दिशा में है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इसलिए बराबर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे क्या कहोगे, उसके बाद आप यहाँ पे कहोगे कि नाउ PQ इज अ स्ट्रेट लाइन, नाउ PQ इज अ स्ट्रेट लाइन and hence y plus z is equal to 180 डिग्री। अब ये क्यों होगा, क्योंकि ब्रैकेट में आप रीजन लिख दोगे लीनियर पेयर एक्सियम। ठीक है, अब इसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो y और z की वैल्यू निकालने के लिए मुझे रेशियो दिया गया है, रेशियो है 3:7। तो अगर मैं y को लिखूंगा 3a तो z को लिखूंगा 7a। ठीक है सर, ऐसा हम क्यों करते हैं हर बार, क्योंकि देखो जो ये रेशियो होता है वो एक रिप्रेजेंटेटिव होता है आपकी ओरिजिनल वैल्यूज का, वो एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, उसका एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो अगर आपको एक्चुअल वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए आपको यहाँ पे वेरिएबल को रख के उस वेरिएबल की वैल्यू पता करनी होती है, जिसको आप फिर रेशियो में मल्टीप्लाई करके एक्चुअल वैल्यू पता लगा लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 3a + 7a हो जाएगा 180 डिग्री, 10a की वैल्यू आएगी 180 डिग्री, सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू आनी चाहिए 18 डिग्री। तो यहां पे लिखा मैंने देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 18 डिग्री। अब उसके हिसाब से अगर मैं y देखूं तो वो हो जाएगा 3a विच इज 3 × 18, तो 18 तिया कितना हो जाएगा सर, 8 तिया 24, 4 यहाँ 2 ऊपर, 3 1 3 4 5 54 डिग्री। और अगर मैं z की बात करूं तो वो हो जाएगा 7a, यानी 7 × 18, तो 7 8 हो जाएगा 56, 6 यहाँ 5 ऊपर, 7 1 7 8 10 11 12 126 डिग्री। ये क्लियर हो गया, बिल्कुल, चलो बहुत बढ़िया। अब जो z है उसके और x के बीच में कनेक्शन भी अपन ने डिस्कस किया था। ठीक है, क्या डिस्कस किया था हमने, तो सर हमने ये डिस्कस किया था कि ऑल्सो, अगर हम यहाँ पे कंटिन्यू करें, AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है, एंड PQ इज ट्रांसवर्सल। अगर AB पैरेलल टू CD को कंसिडर करें और CQ को बोले हम ट्रांसवर्सल, तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे देखो अब दो तरीके हैं, या तो AB पैरेलल टू CD कर लो, या फिर AB पैरेलल टू CD, CD पैरेलल टू EF, तो AB पैरेलल टू EF भी कर सकते हो, उससे भी आपका आंसर यहाँ पे निकल सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एनीवे आपका आंसर तो सेम ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा मैंने AB इज पैरेलल टू CD एंड CD इज पैरेलल टू EF। तो यहां से मैं क्या बोलूंगा, देयरफॉर AB वुड बी पैरेलल टू EF। ये हमने कहां पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है हमारे थ्योरम वगैरह में, है ना, जो भी हमने इस चैप्टर के लिए देखी थी। तो यहां पे हम लिख देंगे थ्योरम 6.2 है ना, वो जो भी नंबर है, क्योंकि देखो नंबर हम बहुत बार भूल जाते हैं, तो यहाँ पे आप थ्योरम 6.2 था शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चलो ये क्लियर हो गया। तो AB इज पैरेलल टू EF ये हमने बोल दिया। अब इसके बाद हम क्या टिप्पणी करेंगे सर, अब हम इसी को कंसिडर करके आगे बढ़ेंगे कि AB इज पैरेलल टू EF एंड PQ इज ट्रांसवर्सल, PQ इज ट्रांसवर्सल, तब भी क्या होगा। अगर आप ध्यान से देखो, बीच में से सारी चीजें अगर आप 2 मिनट के लिए यहां से हटा दो और केवल ध्यान दो AB इज पैरेलल टू आपका किस पे, AB इज पैरेलल टू EF पे, और आपके PQ को बना दो ट्रांसवर्सल, बीच वाले पार्ट को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, तो आपको क्या दिखेगा कि जो X है और जो Z है वो आपस में इक्वल होंगे। तो X वुड बी इक्वल टू Z, और ब्रैकेट में रीजन होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इसके हिसाब से अगर मैं सोचूं तो मेरा आंसर क्या होगा, तो सर इसके हिसाब से होगा कि x की वैल्यू है z के बराबर, यानी 126 डिग्री के बराबर। ये क्लियर हो गया, बिल्कुल। देखो तुम्हें मैं एक ईमानदारी से बात बताऊं, इस पूरे चैप्टर में होता क्या है, जो हमारी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है ना कि कैसे हमें किसी चीज को अप्रोच करना है, वो थोड़ी सी हो जाती है यहाँ पे टेस्ट। क्यों भैया,
क्योंकि सर जो समझने का तरीका है और जो लिखने का तरीका है उसमें कई बार फर्क आ जाता है। हम समझते किसी और तरीके से हैं पर हमारे लिखने का तरीका थोड़ा मैथमेटिकल होता है, थोड़ा कैलकुलेटिव होता है, तो वहां पे दिक्कत आ सकती है। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अच्छे से सारी चीजों को पढ़ के अपना पूरा काम यहाँ पे खत्म करें। ठीक है, चलो ये वाला पार्टीशन भी मैंने ड्रॉ कर दिया ताकि आप कोई कंफ्यूज ना हो भैया कि कहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, चलो ऑल गुड टू गो। बिल्कुल सर, ये हो गया अपना काम। ठीक है, स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहो तो एक बार देख लो, कहीं कोई आपत्ति कोई दिक्कत जरा से भी नहीं। सर ये हमारा पहला क्वेश्चन था, हमने समाप्त कर दिया। दूसरे क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करें तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है। इन फिगर 6.24 क्या क्या गिवन है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी गिवन है। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है कि भैया ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, ये परपेंडिकुलर का साइन यहाँ पे बना हुआ है। एंगल जी ई डी है 126 डिग्री, पूरा जी ई डी 126 है। आपको 3 एंगल पता लगाने, पहला ए जी ई पता लगाना है, दूसरा जी ई एफ पता लगाना है, तीसरा एफ जी ई पता लगाना है। चलो ए जी ई, पहली बात तो जो दिया है उसको जरा हाईलाइट कर लो। तो देखो ए बी पैरेलल टू सी डी, परपेंडिकुलर दिया है। जी ई डी यानी ये पूरा एंगल दिया है 126 डिग्री। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है ए जी ई। जैसे ही मैंने डायग्राम देखा मुझे थोड़ा बहुत हिंट तो मिल ही गया। तो यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ मुझे गिवन क्या क्या है। तो सर गिवन है यहाँ पे कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी। ठीक है, और क्या दिया है, और एंगल जी ई डी इज इक्वल्स टू 126 डिग्री। टू फाइंड वो 2-3 एंगल है, वो आप चाहो तो लिख सकते हो। अगर हम बात करें यहाँ पे टू फाइंड की तो यहाँ लिख देते हैं भैया टू फाइंड क्या क्या है। तो सर एक है एंगल ए जी ई, दूसरा है एंगल जी ई एफ एंड तीसरा है यहाँ पे एंगल एफ जी ई। चलिए अब हम यहाँ पे करेंगे टिप्पणी हमारे सॉल्यूशन की। चलो भैया सॉल्यूशन में हम क्या बोलेंगे, देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से। सर सबसे पहले हम यहाँ पे बोलेंगे कि वी नो दैट, या फिर हम कहेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, फिर लगाया मैंने कॉमा और आगे बढ़ाया, मुझे ट्रांसवर्सल चाहिए एंड कॉमा लगा के बोला जी ई इज ट्रांसवर्सल। तो अगर मैं ए बी इज पैरेलल टू सी डी लेके चल रहा हूं जो कि मुझे सवाल में ही गिवन है और जी ई को ट्रांसवर्सल ले रहा हूं, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूं कि एंगल ए जी ई वुड बी इक्वल टू एंगल जी ई डी और ब्रैकेट में रीजन होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये बात क्लियर हो गई? बिल्कुल सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, जरा से भी नहीं। सर क्या बोला मैंने कहा ए जी ई यानी ये वाला एंगल और जी ई डी यानी ये वाला एंगल दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहां से एक वैल्यू निकल के आएगी, बोलेंगे देयरफॉर एंगल ए जी ई इज इक्वल्स टू 126 डिग्री। अब ब्रैकेट में यहां पे हो जाएगा आपका पहला काम समाप्त। तो आपने ए जी ई तो पता लगा लिया, अब जी ई एफ की बारी है। पहले ढूंढो है कहां, जब तक ढूंढोगे नहीं तब तक शायद प्रॉपर्ली इतनी जल्दी आंसर नहीं निकाल पाओगे। सर दूसरा है जी ई एफ, ये रहा। चलिए ये तो हम निकाल देंगे आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। अगर मैं यहाँ पे हाईलाइट करूं तो जी ई एफ इधर है, प्रोबेबली मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इजीली कर लोगे, थोड़ा सोचोगे समझोगे तो। अब यहाँ पे देखो हमने कहा यहाँ पे नाउ एंगल जी ई डी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंगल्स। पहला एंगल जी ई एफ एंड दूसरा एंगल एफ ई डी। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक सर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब इसमें जी ई डी की वैल्यू हमें पता है 126 डिग्री प्लस जी ई एफ मुझे पता लगाना है, तो वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो एफ ई डी है उसकी जगह मैं लिख रहा हूं 90 डिग्री। लेकिन इससे पहले कि आप मुझसे पूछो ऐसा क्यों हुआ, मैं ही बता देता हूं यहाँ पे ब्रैकेट में रीजन लिख के कि भैया ई एफ इज पैरेलल टू सी डी, सॉरी परपेंडिकुलर टू सी डी। यही है ना, ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, क्योंकि ई एफ सी डी के परपेंडिकुलर है तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री। ठीक है, मुझे इस पूरे एंगल की वैल्यू पता है 126, ये हो गया 90 डिग्री। तो मैं अब आसानी से कैलकुलेशन, ये पूरा है 126, इधर वाला हिस्सा हो गया 90।
अब जो हमें चाहिए वो हम आसानी से निकाल सकते हैं 90 में से माइनस करके। कोई खास दिक्कत इसमें जरा सी भी नहीं सर। अगर हम यहाँ पे बेसिक कैलकुलेशन करें सब्ट्रैक्शन का तो कितना आएगा आंसर, तो यहाँ पे हम कहेंगे देयरफॉर एंगल GEF इज इक्वल्स टू 126 माइनस 90 दैट इज 36, यहाँ पे आपका डिग्री आ जाएगा आंसर फॉर GEF। चलिए एक पार्टीशन ड्रॉ कर लेता हूं मैं यहाँ पे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो किसी को। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आपने यहाँ पे क्या बोलना है भैया कि देखो ये 2 हो गए बिल्कुल सर। अब तीसरा कौन सा बचा, FGE बचा। अब FGE कैसे निकलेगा, तो सर वो भी इसी से निकल जाएगा। ऑल्सो AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है, कॉमा GE इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। और इसकी वजह से मैं यहां पे क्या बोल पाऊंगा कि एंगल FGE, यही नाम है ना FGE जो मुझे पता लगाना है, प्लस एंगल GED। कौन कौन सा बोला मैंने, FGE माने ये वाला एंगल और GED जो कि हम कब से जिसके साथ पूरा मामला हम खेल ही रहे हैं, इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सर ये कौन से एंगल्स होते हैं, ऐसे एंगल्स जो कि 2 पैरेलल लाइंस के बीच में जो ट्रांसवर्सल है उसके एक ही तरफ होते हैं, उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर आता है। तो इसमें से FGE मुझे पता लगाना है, GED मेरे पास है ही 126 डिग्री, तो उसको मैं 180 में से माइनस कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो यहां पे मैं लिखूंगा देयरफॉर एंगल FGE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। अब 80 में से 12 गया तो 60, 6 और गया तो यहाँ पे हो जाएगा 54 डिग्री एज माई आंसर। क्या मैं तीनों एंगल निकाल पाया जो कि मुझसे बोले गए थे, बिल्कुल सर। क्या यहाँ तक कोई आपत्ति, जरा सी भी नहीं सर। चलो बहुत बढ़िया, इजीली आप कर पाए काम। हाँ जी सर ये तो बड़ी आसानी से हो गया। हमने कहा FGE इज इक्वल टू 180 माइनस 126 यानी 54 डिग्री। चलो गुड टू गो। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो तो एक बार देख लो। तीनों में ही जो एक ही गिवन एंगल था उसी का यूज करके हमने सॉल्व किया। और पता लाइंस एंड एंगल्स में अच्छी बात क्या है, जो मैंने आपको सजेस्ट किया वो इकलौता तरीका नहीं है, आप और भी वे से इसका आंसर पता लगा सकते हैं। मुझे जो सबसे कन्वीनियंट लगा मैंने वो कर दिया, ठीक है। तो ऐसा कोई रूल नहीं कि जो मैंने किया है वही है लास्ट, नहीं। आप किसी और तरीके से आंसर निकाल पा रहे हैं, किसी और मेथड से निकाल पा रहे हैं, जैसे प्रोबेबली बहुत लोग यहाँ पे यूज करेंगे लीनियर पेयर की, ये वाला एंगल हमने पता लगा लिया तो 180 में से माइनस कर दो तो ये निकल जाएगा। इन एनी केस आंसर तो आपका सेम ही आएगा। चलो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, गुड टू गो। थर्ड क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ PQ इज पैरेलल टू ST, PQR अगर 110 डिग्री है, RST अगर 130 डिग्री है तो QRS निकाल दो। देखो एक हिंट दिया है। अब मैं भी यहाँ पे थोड़ा सा क्या बोलूंगा आपको कि देखो हिंट नहीं भी दिया होगा एग्जाम में तो कैसे अप्रोच करना है ये सीखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ समझना एक बात को, पहले तो मैं हिंट को गायब कर दूं। गायब इसलिए कि भैया हमारे किसी काम का है नहीं, है ना। तो एक सेकेंड रुको, हमारे किसी काम का क्यों नहीं है सर, क्योंकि भैया देखो हमारे किसी काम का इसलिए नहीं क्योंकि एग्जाम में हिंट नहीं आएगा, एग्जाम में तो खुद ही सॉल्व करना है अपन को, है ना। चलो बात समझो, यहाँ पे सवाल क्या बोल रहा है आपसे, सवाल कह रहा है भैया PQ इज पैरेलल टू ST, तो एंगल PQR की वैल्यू 110 है। अब जो QRS एंगल निकालना है वो तो भैया सही जगह पे है ही नहीं, वो तो यहाँ कहीं है। तो इसकी हम कैसे इंफॉर्मेशन पता लगाए, क्या करें कि हमें इसका आंसर मिल जाए, तो सर वो हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब अगर आप देखें तो इस एंगल के आसपास कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए आपके मन में पहला विचार क्या आना चाहिए कि भैया जिसका कुछ नहीं है उसका थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन कर देते, शायद कुछ काम बन जाए। तो हमने क्या किया, हमने चैप्टरी लाइंस एंड एंगल्स के बारे में पढ़ा है, तो या तो हमने इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाई या तो पैरेलल बनाई है। यहाँ पे प्रोबेबली पैरेलल लाइन का इस्तेमाल करके हम कॉन्सेप्ट को यहाँ पे देखेंगे और उसका आंसर बताएंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल नहीं सर। ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया, हमने एक लाइन बना दी जिसका नाम अभी हम रखेंगे, जैसे PQRST, तो मान लो हमने यहाँ पे बना दिया XY, ठीक है। और आप ये दोनों में से किसी एक के पैरेलल रख दो चल जाएगा, क्योंकि वैसे भी वो किसी न किसी के पैरेलल तो है ही। अब बात समझना, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन PQ इज पैरेलल टू ST, कॉमा एंगल PQR इज इक्वल्स टू 110 डिग्री, एंगल RST इज इक्वल्स टू 130 डिग्री।
अब आप भी यहाँ पे देखोगे तो जो QRS हमें निकालना है वो पहले हवा में घूम रहा था, पर अब जब हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया तो वो काफी हद तक काम में आने लग गया, वो यूज होने लग गया। तो यहाँ पे आप कहोगे टू फाइंड में TF लिख रहा हूं मैं, एंगल QRS, ठीक है, गुड टू गो, बिल्कुल सर। अब यहाँ पे बात होगी कंस्ट्रक्शन जो हमने किया है, जरा वो भी मेंशन कर दो। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं भैया कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ लाइन XY या फिर ड्रॉ XY पैरेलल टू PQ, ठीक है, पासिंग थ्रू R, पासिंग थ्रू R। क्या लिखा हमने? हमने लिखा कि भैया आप एक ऐसी लाइन बनाइए जो कि पैरेलल हो PQ के। अब वैसे तो 50 बन जाएंगी, लेकिन हमें स्पेसिफिक जगह पे चाहिए थी कि वो R से पास हो, तो इसलिए हमने यहाँ पे इस तरीके से उसको मेंशन किया। चलो अब यहाँ पे देखना कौन कैसे क्या सॉल्व होगा। तो सर यहाँ पे हम शुरू करेंगे कि भैया हमारे सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या बात लिखेंगे कि वी नो दैट, क्योंकि हमने ही ये किया है तो हमें पता होना ही चाहिए। तो वी नो दैट PQ is parallel to XY, ठीक है, PQ is parallel to XY and QR is transversal। तो मैंने कहा PQ is parallel to XY and QR is transversal, तो उसकी वजह से ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर, ठीक है। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे कि एंगल PQR प्लस एंगल QRX वुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। और आप इसका रीजन क्या लिखोगे सर? रीजन होगा इसका सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये पूरा है, लेकिन आप आम अभी नॉर्मल वे में सप्लीमेंट्री एंगल लिख के छोड़ दोगे तो सामने वाले को समझ आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से PQR की वैल्यू है 110 डिग्री प्लस एंगल QRX इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये 110 वहां जाएगा तो मैं बोलूंगा कि एंगल QRX की वैल्यू आ रही है 70 डिग्री के बराबर। ये बात क्लियर हो गई? बिल्कुल सर, यहां तक कोई आपत्ति जरा सी भी नहीं सर, ये तो बड़े अच्छे से हो गया। चलिए इसके बाद अब आ जाते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। अब दूसरी वैल्यू कहां से लाएंगे? तो सर हमने अब तक जितने क्वेश्चन किए हैं उसमें अगर आप ध्यान से देखो तो दो दो पैरेलल लाइंस है, पर लेकिन यहाँ तो 3 हो गई है। तो आपने PQ और XY को एक बार ले लिया, अब जरा दूसरे वाले की चर्चा कर लो। तो यहाँ पे आप कहोगे कि ऑल्सो कौन किसके पैरेलल है? ST इज पैरेलल टू XY, ठीक है। और अब की बार आप बोलोगे SR इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। अब यहां पे हमने सीधे सीधे यूज कर लिया कि भैया ST जो है वो XY के पैरेलल है। तो अब मैं यहां पे क्या बोलूंगा कि एंगल TSR वुड बी इक्वल टू, मैंने लिखा एंगल TSR मतलब ये वाला एंगल TSR वुड बी इक्वल टू एंगल इधर पे जो पूरा है वो। अगर मैं यहाँ पे अलग रंग से हाईलाइट कर दूं तो देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये जो एंगल है TSR ये होगा इस पूरे एंगल के बराबर, है कि नहीं? बिकॉज दे आर alternate interior angles. So angle TSR is equal to angle SRX and the reason is they are alternate interior angles, ठीक है। अब TSR की वैल्यू है 130 डिग्री वुड बी इक्वल टू एंगल SRX। ये क्लियर हो गया? बिल्कुल सर। अब क्या होगा सर? अब बस थोड़ा सा काम बाकी और हमारा काम हो जाएगा। वो काम क्या है? तो सर अगर आप यहां पे देखेंगे तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे भैया कि नाउ सबसे लास्ट में हम बोलेंगे यहाँ पे कि एंगल SRX इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंगल QRS जो कि हमें निकालना है प्लस एंगल QRX। तो QRX मैंने क्या बोला? मैंने कहा जो आपका एंगल है कौन सा SQX या SRX जो भी आप नाम दे रहे हो उसको, SRX जो है अपना एंगल ये रहा SR और ये नीचे जा रहा है X की तरफ, ठीक है। ये पूरा जो एंगल है ये दो एंगल का कनेक्शन है, एक ये वाला दैट इज आपका SQRS और दूसरा इधर वाला दैट इज अपना QRX। इसमें से एक की वैल्यू आपको पता है, दूसरे की निकालनी है। तो जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो SRX की जगह आ जाएगा 130 डिग्री, QRS आपको पता लगाना है तो वो एज इट इज। इधर आया भैया 70 डिग्री। क्या करोगे आप सर? सिंपल सी बात है, यहाँ पे करेंगे हम माइनस। तो देयरफॉर एंगल QRS
इज इक्वल्स टू 130 डिग्री माइनस 70 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। इसमें एक तरीका और ये आता है कि आप जैसे यहाँ पे आपने 110 और इसको जोड़ के 180 बोला, ठीक वैसे ही इसको 130 और इसको जोड़ के भी 180 बोलोगे, तो जब आपको ये तीनों एंगल पता लग जाएंगे, ये वाला जो सवाल में पूछा है वो और इधर वाला, तो इनका सम होगा लीनियर पेयर के तहत 180, उसमें सारी वैल्यूज को माइनस करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। सो एनीवे आंसर तो आना ही है, बस मेथड कौन सा यूज कर रहे हो वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने पूरा एक ही तरफ ले गया डायग्राम को, मैं एक ही एक्स के सहारे पूरा हमने काम चलाया, इस तरफ था उस तरफ अपन गए नहीं, इस तरफ से ही काम होगा, ऐसा कर सकते हैं। आप इसका विपरीत भी कर सकते हो कि ये पूरे को आपने कितना बोला, तो सर पूरे को आपने 110 बोला, उसमें से ये वाला हिस्सा माइनस किया तो भी आपको एंगल मिल जाएगा। सो वन क्वेश्चन कैन हैव मल्टीपल अप्रोचेस, और आपको ध्यान रखना है चीजों का, बस कि सही तरीके से करना है, मैथमेटिकली सही होना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहो तो एक बार देख लो। क्वेश्चन नंबर 4, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये आपको गिवन है। ए पी क्यू की वैल्यू है 50 डिग्री, पी आर डी की वैल्यू 127 डिग्री है, एक्स और वाई की वैल्यू पता लगानी है। चलो सबसे पहले क्या बोलेंगे सर यहाँ पे हम, तो सर हम सबसे पहले यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन जानकारी में हमने बोला कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, कॉमा एंगल कौन किसके बराबर है, तो ए पी क्यू इज इक्वल्स टू 50 डिग्री, और दूसरी बात क्या बोली आपने कि पी आर डी इज इक्वल्स टू 127 डिग्री, ठीक है। चलो फाइंड करना है आपको एक्स एंड वाई, तो आप लिख सकते हो टू फाइंड एक्स एंड वाई। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में क्या बात करेंगे, तो हमने कहा भैया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी इज पैरेलल टू सी डी, कॉमा हमने यहाँ पे क्या अज्यूम कर लिया, हाँ यहाँ पे हमने अज्यूम कर लिया कि पी क्यू इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। सो इन दैट केस आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि एंगल ए पी बी है, ए पी क्यू नाम है उसका, ए पी क्यू नाम है, जो कि 50 डिग्री मुझे दिया हुआ है ना, तो एंगल ए पी क्यू वुड बी इक्वल टू एक्स, और ब्रैकेट में रीजन आ जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहां से हम क्या तात्पर्य निकालेंगे, यही कि सर एंगल एक्स की वैल्यू आ रही है 50 डिग्री, 50 डिग्री इज द वैल्यू ऑफ एक्स। क्या यही मेरा काम था एक्स एंगल निकालना, बिल्कुल सर। कितना आया वो, सर वो आया 50 डिग्री। अब आ जाते हैं दूसरे वाले अपने वाई की तरफ, तो पहले एक पार्टीशन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब आ जाओ दूसरी तरफ, तो अब की बार आप क्या बोलोगे यहाँ पे, अब आप बोलोगे भैया नाउ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और अब की बार आपका ट्रांसवर्सल चेंज हो गया, जो कि हो गया पी आर इज ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल चेंज होने से जो एंगल जिन पे हम चर्चा कर रहे थे वो थोड़े से अलग हो जाएंगे। अब की बार हम बोलेंगे कि एंगल ए पी आर विच इज अ बिग एंगल इज इक्वल टू एंगल पी आर डी, क्या नाम है भैया सर, पी आर डी, ब्रैकेट में रीजन क्या आएगा, तो सर ये भी है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब अपन को यहां पे क्या देखेंगे भैया, तो एपीआर जो है उसकी वैल्यू है 50 प्लस वाई, तो एपीआर को अगर मैं कंबाइन करके लिखूं तो वो पूरा है 50 प्लस वाई। ये देखो, ये दिख रहा है आपको, है ना। अगर मैं यहाँ पे अलग कलर से हाईलाइट करूं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, तो ये पूरा है एपीआर, तो दोनों को मिला के हो जाएगा 50 प्लस वाई इज इक्वल टू हाउ मच, तो सर ये होना चाहिए 127 डिग्री। y की वैल्यू निकालनी है तो आपको माइनस करना पड़ेगा 127 में से 50 डिग्री। अब आप माइनस करोगे तो कितना होगा, तो सर y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास 7 माइनस 0 इज 7, 12 माइनस 5 इज 7, तो आंसर आया 77 डिग्री। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, x और y दोनों निकाल ले, दोनों हमने आसानी से पता लगा लिया। चलो मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। आपको प्रूफ करना है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी है, और ये क्वेश्चन जितना मैथ्स का है उतना ही साइंस का भी है। मतलब यहाँ पे आपको साइंस के स्पेशली फिजिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स का यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। उसमें भी अगर मैं बहुत प्रिसाइजली बोलूं तो हम यूज करेंगे यहाँ पे आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये आपको याद है बिल्कुल सर। चलिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, क्विकली वो रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद फटाफट बहुत शॉर्ट में जितना मतलब समझ जा सकते हैं अपन उतना कर देंगे, बाकी आप इजीली उसको देख लीजिएगा। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है भैया
कि अगर आपके पास एक प्लेन मिरर है, ठीक है, उस पे आप अगर प्रकाश की किरण फेंक रहे हैं, मतलब रे ऑफ लाइट अगर आप डाल रहे हैं, तो वो ऑब्वियस ही बात है टकराएगी मिरर से और किसी दूसरे दिशा में जाएगी रिफ्लेक्ट होके। लेकिन साइंस में कोई भी चीज रैंडमली नहीं होती है, मतलब बिना किसी रीजन के, बिना किसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के, बिना किसी अंडरस्टैंडिंग के नहीं होती है। ये किस दिशा में जाएगी वो एक पर्टिकुलर लॉ के माध्यम से हम डिसाइड करते हैं। और वो कौन सा लॉ है? तो वो लॉ है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहता है ये लॉ कि सर देखिए, जो एकदम लाइट जो है, अगर हम चाहते हैं कि वो रिफ्लेक्ट ना हो, रिफ्लेक्ट ऐसी हो कि बिल्कुल एग्जैक्टली जहां पे हमें वहीं पे वापस आ जाए, तो उसे हम कहते हैं नॉर्मल, जो कि होती है मध्य में। क्या काम होता है इसका? सर ये जो हमारा रिफ्लेक्शन है उसको आप कह सकते हो कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका ऐसा रिफ्लेक्शन होता है कि जहां से लाइट आ रही है एग्जैक्टली वहीं पे वापस जाती है, ठीक है। तो ये होता है एक तरीके से आप कह सकते हो शॉर्ट थिंग, कि ये जहां पे हो रहा है वहां पे बिल्कुल आपका बढ़िया वाला पॉइंट है। तो वहां से आपका जो दूरी है आपके इंसिडेंट रे की, मतलब जो आपने लाइट फेंकी है उसकी, उसको आप कहते हो एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये बराबर होता है आपके रिफ्लेक्शन वाले एंगल के, दैट इज आपका यहां पे होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का बहुत सिंपल सा मीनिंग है कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ये बात आप क्लियरली समझ पाएंगे तो फिर आपका काम यहाँ पे बड़ी आसानी से हो जाएगा। पर अगर इसमें आप दिक्कत सोचेंगे, इसको अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो फिर आपकी दिक्कत यहाँ पे बढ़ने वाली है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन को जब भी हम इवैल्यूएट करते हैं, रिफ्लेक्शन पे बेस्ड जब भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं, तो हमें नॉर्मल रे को बनाना पड़ता है जहां से कि सारी समस्या का निवारण शुरू होता है। इट इज द बिगिनिंग पॉइंट। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, मैं दोनों मिरर्स के लिए जो हमारा पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन है, जहां से पूरा मामला रिफ्लेक्ट हो रहा है, वहां पे बनाऊंगा नॉर्मल रे, ठीक है। तो एक परपेंडिकुलर बनेगी हमारे इस वाले मिरर के लिए, ठीक है, और दूसरी परपेंडिकुलर बनेगी हमारे दूसरे वाले मिरर के लिए। तो कलर अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ, देखो मान लो मैं ये रेड कलर कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और दूसरी मैं बना रहा हूँ इस तरफ, ठीक है। वो कैसे बनेगी? तो सर उसका यहाँ पे होगा रिफ्लेक्शन, यहाँ पे होगा नॉर्मल रे, तो ये हमारी नॉर्मल इस वाले की हो गई, ठीक है। ये बात क्लियर है? यहाँ पे कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर, ये तो बड़ी आसानी से हो गई। अब जो नॉर्मल रे मैंने बनाई है वो परपेंडिकुलर होगी, ये आपको भी समझ में आ रहा है? बिल्कुल सर। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप नेमिंग कर सकते हो कि दिस इज BE विच इज पैरेलल, विच इज परपेंडिकुलर टू आपका PQ, ठीक है। तो ये हो गई, अरे सीधे हो भाई, टेढ़ा कहे जा रहे हो। चलो ये हो गया BE विच इज परपेंडिकुलर टू आपका PQ, एंड यहां पे आप बता रहे हैं, मान लीजिए आपने बनाया CF विच इज परपेंडिकुलर टू RS, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे आपने क्या किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कंस्ट्रक्शन किया हमने ड्रॉ, क्या सर ड्रॉ करना है आपको, ड्रॉ करना है आपको BE परपेंडिकुलर टू PQ, पहली चीज। एंड सेकेंड आपने क्या ड्रॉ करना है, सेकेंड आपने ड्रॉ करनी है CF परपेंडिकुलर टू whom? सर CF जो है दैट वुड बी परपेंडिकुलर टू, यहां पे हम कहेंगे हमारा RS। अब देखो परपेंडिकुलर हमें पैरेलल प्रूव करना है, तो प्रोबेबली हम यहां पे यूज किसका करेंगे, एंगल्स का इस्तेमाल करेंगे, जिसके थ्रू हम इसको परपेंडिकुलर प्रूव कर पाएंगे, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई? बिल्कुल सर। अब यहां देखो, सबसे पहले मैंने क्या बोला सर, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें PQ और RS आपस में पैरेलल दिए हैं, तो हमने यहाँ पे हमारा प्रूफ स्टार्ट किया। तो हमने लिखा यहाँ पे PQ इज पैरेलल टू RS, ठीक है, कॉमा। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूं एक तो हमारी BE इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। अब क्योंकि BE ट्रांसवर्सल है तो मैं यहां पे क्या बोलूंगा कि एंगल QBE, ठीक है, प्लस एंगल कितना सर QB प्लस एंगल BEC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि ये है सप्लीमेंट्री एंगल। सर ये जरा डायग्राम के थ्रू समझाइए ना, आपने कौन से एंगल्स को बोला कि इनको ऐड करने पे 180 डिग्री मिलेगा। देखो मैंने कहा QBE यानी ये वाला एंगल
प्लस ये वाला एंगल हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये पैरेलल लाइन के सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें से QBE की वैल्यू है 90 डिग्री, क्यों भैया, वो भी मैं रीजन अभी लिख दूंगा, प्लस BEC, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। अब यहां ध्यान देना, मैंने ये क्यों बोला कि भैया ये 90 डिग्री है, क्योंकि मैं ब्रैकेट में रीजन लिख रहा हूं कि मैंने ड्रॉ किया है किसको, BE पैरेलल टू PQ, राइट है ना, परपेंडिकुलर टू, सॉरी मैंने क्या ड्रॉ किया है, मैंने BE को ड्रॉ ही परपेंडिकुलर किया है PQ के, तो वो एंगल तो 90 होगा ही, इसका हमने कंस्ट्रक्शन ही ऐसे किया है कि ये 90 डिग्री आएगा। ठीक है ना, तो ये आपका 90 डिग्री आया। तो मैंने बोला भैया इसी के हिसाब से अगर मैं देखूं और आगे बढ़ूं तो मैं क्या बोलूंगा कि देयरफॉर एंगल BEC जो है मेरा वो आएगा 90 डिग्री, 180 में से 90 गया तो 90 बचा। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात, बिल्कुल सर, कहीं कोई आपत्ति सर अभी तो नहीं है, चलो वेरी गुड। एक मैं यहाँ पे लाइन खींचता हूँ ताकि मेरा कंस्ट्रक्शन अलग रहे, वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा कि कहीं आगे वाली लाइन तो नहीं है, आपको भी और मुझे भी। चलिए गुड टू गो, बिल्कुल सर। अब BEC आ गया 90 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या बोलूंगा कि यहाँ पे बोलूंगा कि नाउ एंगल ECF इज इक्वल टू 90 डिग्री, और उसका रीजन क्या है, उसका रीजन हमने खुद कंस्ट्रक्शन किया है भैया, CF परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू RS। ठीक है, अब यहां पे मैं कह रहा हूं एडिंग 1 and 2 वी गेट, क्या बोला मैंने, किसको 1 और 2 बोल दिया सर, ये तो बताओ। इसको बोला मैंने 1, इसको बोला मैंने 2। अब जब मैं 1 और 2 को ऐड करूंगा तो यहां पे देखना ध्यान से मुझे क्या मिलेगा, तो सर यहां पे मुझे मिलेगा कि एंगल BEC प्लस एंगल ECF, BEC यानी ये वाला एंगल और ECF यानी ये वाला एंगल, इन दोनों को जोड़ने पे मुझे मिलेगा 90 प्लस 90 इज, तो यहां पे मैं कहूंगा कि एंगल BEC प्लस ECF इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहां पे मैं क्या लिखूंगा कि हेयर, मैंने इधर इस केस में इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, क्योंकि देखो दोनों ही उस लाइन के ऊपर है ना, आर सप्लीमेंट्री, देखो सप्ली यहां लिख रहा हूं मैं और मेंटरी यहां लिख रहा हूं आगे, है ना, आर सप्लीमेंट्री, देयरफॉर क्या हो जाएगा इसकी वजह से, देयरफॉर लाइन्स वुड बी पैरेलल, तो देयरफॉर लाइन्स वुड बी पैरेलल। चलो ये बात क्लियर हो गई, बिल्कुल सर। अब अगर लाइंस पैरेलल होंगी तो मैं यहाँ पे, ये तो मैंने लिख दिया, अब कौन सी वो लाइन है वो भी जरा मेंशन कर दूं, तो यहाँ पे मैं करूंगा कि भैया दिस इंप्लाइज दैट BE इज पैरेलल टू CF, ये क्लियर हो गया। तो मुझे प्रूव क्या करना था, मुझे AB पैरेलल टू CD करना, अभी वो मेरा हुआ नहीं, अभी तो सिर्फ मैं BE पैरेलल टू CF पे पहुंचा हूं। तो यहाँ पे कर लो डायग्राम ड्रॉ। तो इतनी मेहनत करके मैं अपने एक्चुअल जो मुझे प्रूफ करना है उस तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन उसके नज़दीकी एक बात पे पहुंच गया, मुझे थोड़ी सी मेहनत और करनी, तो जो अब एक्स्ट्रा है उसको मैं ज़रा हटा देता हूँ यहाँ से। देखो ये वाला एंगल को हमने प्रूफ कर दिया, यूज़ कर लिया, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, ठीक है। अब यहाँ पे हम प्रूफ कर पाए हैं कि BE इज पैरेलल टू CF है। चलो एक ब्लैंक स्क्रीन ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम कहेंगे भैया कि नाउ BE इज पैरेलल टू CF, नाउ BE इज पैरेलल टू CF, और ट्रांसवर्सल क्या है भैया, सर ट्रांसवर्सल है, यहाँ पे आप देखेंगे तो BC इज ट्रांसवर्सल, तो ये लिखा मैंने BC इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। अब इस ट्रांसवर्सल के साथ, जैसे मैंने ट्रांसवर्सल को यहाँ पे हाईलाइट किया, प्रोबेबली आपके माइंड में भी ये आया होगा कि सर अगर ये ट्रांसवर्सल है तो कौन सा एंगल किसके बराबर होगा। तो यहां मैं लिख रहा हूं कि EBC, तो यहां लिखा मैंने एंगल EBC वुड बी इक्वल टू एंगल BCF, और रीजन क्या होगा उसका, एंगल BCF, और रीजन देखो बहुत सिंपल होगा, ये है अल्टरनेट इंटीरियर
एंगल्स। चलिए, तो आपका ये एक मेजॉरिटी वाला काम हो गया। अब आप क्या कहोगे इसके बाद? मैंने क्या बोल दिया यहाँ पे सर? आपने बोल दिया कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ठीक है। अब मुझे ए बी पैरेलल टू सी डी करना है, तो थोड़ा और ब्रॉडर पिक्चर लेना पड़ेगा, क्योंकि ए बी पैरेलल टू सी डी के लिए भी पूरा पूरा एंगल आएंगे, मतलब अभी तो मैंने ए बी को टच भी नहीं किया है। अब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2, बोथ साइड्स बाय 2 वी गेट, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा सर? ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल ई बी सी वुड बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल बी सी एफ। अब मैं फालतू ये कोई चीज करूंगा सर, इसको आप 2 पार्ट में ब्रेक करोगे तो आप बोलोगे ई बी सी प्लस एंगल ई बी सी वुड बी इक्वल टू एंगल बी सी एफ प्लस एंगल बी सी एफ। लेकिन ये मैं इतना क्यों कर रहा हूं? मतलब मेरा यहाँ पे लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य मैं किसी तरीके से ए बी तक पहुंच जाऊं। तो जो ई बी सी मैंने एक तो ये वाला हो गया, दूसरा मैंने किया है इस तरफ वाले हिस्से के लिए, जो मैं अब लिखूंगा कि ए बी ई आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक ई बी सी की जगह आ जाएगा एंगल ए बी सी, यही नाम मैंने, एक बार चेक करो, बिल्कुल सर, ए बी ई, सॉरी। तो यहाँ पे लिखा मैंने एंगल ए बी ई, किसकी जगह पे? पहले वाले की जगह, प्लस दूसरा वाला एज इट इज, दूसरा वाला क्या है सर? दूसरा वाला है एंगल ई बी सी, ठीक है। और ये इक्वल होगा एक जो था हमारा बी सी एफ, उसकी जगह मैंने उसके साथी का नाम लिख दिया, जो कि हो जाएगा ये वाला एंगल, जिसको यहाँ पे अगर मैं हाईलाइट करूं तो दिस एंगल, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा सर? इसका नाम है डी सी एफ। तो यहाँ पे लिखा आपने एंगल डी सी एफ, क्या नाम था भैया? डी सी एफ प्लस एंगल बी सी एफ, ये हो गया, ठीक है। इसको भी एक काम करते हैं अपन, पैटर्न सेम रखते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, प्लस एंगल बी सी एफ। लेकिन ये बराबर हुए कैसे? किस मैथमेटिकल या किस कॉन्सेप्ट से हुए? सर आपने पूरे सवाल में जो पहले के 5 मिनट थे वहां तो आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही सिखाया था, तो उसको यूज कहाँ करना है? बस यही तो कर रहे हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ, आपका यहाँ पे क्या कहते हैं उसको, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों आपस में बराबर होंगे। तो ये अपना था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कौन सा वाला? ये जो ऊपर वाला ये था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये नीचे वाला जो आया वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, दोनों बराबर होंगे इसलिए इंटरचेंज हो गए। अब ये ए बी और ई बी सी आजू बाजू में है तो एडअप हो जाएंगे, तो ये मुझे दे देगा पूरा एंगल ए बी सी, ठीक है। कौन सा एंगल? ए बी सी पूरा। और इस तरफ भी जो डी सी एफ प्लस बी सी एफ है वो भी ऐड हो जाएंगे, तो अब आपको कितना दे देंगे? तो वो हो जाएंगे बी सी डी के बराबर, ठीक है, प्लस एंगल बी सी डी। ये मैंने क्या कर दिया? इनको अब ऐड कर दिया। अब इनको जब मैंने ऐड किया, मुझे सिर्फ अब यहां पे कंक्लूजन लिखना है कि सिंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, सिंस, क्योंकि ये जो है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो सिंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, लाइन्स वुड बी पैरेलल, लाइन्स वुड बी पैरेलल। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं और सोचूं तो मैं क्या बोलूंगा? तो सर मैं यहां पे कंक्लूड करूंगा कि देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। इज दिस क्लियर? यस सर। और ब्रैकेट में मेंशन भी कर देता हूं कि भैया बी सी इज ट्रांसवर्सल, क्योंकि उसी के आसपास है मेरे अल्टरनेट एंगल्स। तो पूरी बात यहाँ पे मेंशन हो गई। चलो गुड टू गो, सवाल यहाँ पे अपना समाप्त होता है। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो तो एक बार देख लो, पहले यहाँ से शुरू करो, सिस्टमैटिक वे में आगे बढ़ो सारी चीज़ों को समझते हुए, फॉलोड बाय दिस पार्ट, फिनिश। चलो वेरी गुड, यहाँ पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है। फटाफट समरी देख लेते हैं, 2-3 ही पॉइंट्स हैं, फिर अपन आज के सेशन को एंड करेंगे, ठीक है। देखो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि भैया एक रे जो कि किसी लाइन पे स्टैंड कर रही है, किसी लाइन पे अगर है, तो उसके एडजेसेंट एंगल्स जो बनेंगे इस रे के होने से, उनका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। और वाइस वर्सा, यानी उल्टा भी होता है कि अगर 180 है सम तो वो स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे, और इसे आप कहते हो लीनियर पेयर एक्सियम, ठीक है। अगर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, आपस में काट रही हैं, ठीक, कितनी लाइंस? 2 लाइंस, तो क्या होंगे? उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, जो कि हम प्रैक्टिकली देख भी सकते हैं और यूज भी करते हैं, ठीक है। लास्ट
दैट इज कि अगर हमारी कुछ लाइंस हैं, दो या उससे ज्यादा पैरेलल हैं किसके, किसी गिवन लाइन के, तो वो एक दूसरे के भी पैरेलल होंगे। या आप कह सकते हो कि जो हमने एक्सियम पढ़ी है ना, उसका पैरेलल लाइंस वाला वर्जन है। उसका कौन सा वर्जन है, पैरेलल लाइंस वर्जन। ठीक है, हमने कौन सा पढ़ा था, हमने कहा चीजें आपस में इक्वल होती हैं अगर किसी के इक्वल हो तो, पर यहाँ पैरेलल वाली बात आ गई। ठीक है, गुड टू गो, चलो बहुत बढ़िया। यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है समाप्त। ऐसे और सेशंस और लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना मत भूलना। चैनल का नाम है डेफिनेट सक्सेस पाठशाला, आपको अच्छे से पता है, और इसको हम कहते हैं इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म फॉर द रीजन कि यहाँ पे आपको मिलता है बहुत ही यूनिक स्ट्रक्चर, जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस, लाइव लेक्चर्स, डीपीपी शीट्स, हैंड रिटन नोट, स्टडी मटेरियल, जिससे आपकी पूरी तैयारी हो जाती है और आप पूरे अच्छे अंकों से अपने एग्जामिनेशन को पास कर पाएंगे। हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अपडेट्स नहीं मिस होंगे तो कोई भी लेक्चर, कोई भी सेशन मिस नहीं होगा। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं यहाँ पे डेफिनेट सक्सेस के, इन केस आपको कॉन्टैक्ट करना हो। इस वीडियो को लाइक करना, सेशन को शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये छोटे छोटे स्टेप्स हमें मोटिवेट करते हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए और आपके लिए रोज नया कंटेंट, रोज नई चीजें, रोज नया एजुकेशन पहुंचाने के लिए। अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, माँ आपकी सेवा करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली को सपोर्ट करें। बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर।